निशा शर्मा के घर पहुंचने पर लावण्या सिंह ने देखा कि उसके घर में सिर्फ जड़ी बूटियां ही नई चीज नहीं थी। वहां मिल्क पाउडर, चाय की पत्ती और कुछ अजीब लेकिन जाने पहचाने बर्तन और उपकरण भी रखे हुए थे। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लावण्या ने गहरे अचरज और उलझन भरे भाव से निशा को अपना काम शुरू करते हुए देखा। क्या तुम्हें मिल्क टी पसंद है? निशा ने एक रहस्यमय अंदाज में पूछा। बिल्कुल पसंद है। लावण्या ने तुरंत सिर हिलाया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। लेकिन बहुत जल्द ही उसने उदासी से अपना सिर नीचे झुका लिया। भला मिल्क टी किसे पसंद नहीं होती, लेकिन इससे ज्यादा पीने से मोटापा बढ़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे मिल्क टी पसंद न हो? हालांकि जब भी उसे मिल्क टी पीने के बाद वजन बढ़ने का ख्याल आता, तो वह बस अपनी इस लालसा को किसी तरह दबा लेती थी। वह महीने में ज्यादा से ज्यादा बस 1 कप मिल्क टी ही पीती थी, और वह भी बहुत कम चीनी वाली। हालांकि ऐसा करने से उसका वजन कम होता हुआ तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अगर कोई ऐसी मिल्क टी हो जिससे मोटापा न बढ़े, तो क्या तुम उसे पीना चाहोगी? निशा ने फिर पूछा। बिल्कुल, लावण्या ने उसे चिढ़ते हुए देखा। भला ऐसी मिल्क टी किसे पसंद नहीं होगी जो मोटापा न बढ़ाए? आजकल हर जगह मिल्क टी की दुकानें खुली हुई थी और लगातार नई नई रेसिपी बाजार में आ रही थी। लेकिन ऐसी मिल्क टी जो मोटापा न बढ़ाए, यह पक्का कोई मजाक ही था। अगर सच में ऐसी कोई मिल्क टी होती, तो उस दुकान पर अब तक लोगों की अंतहीन भीड़ उमड़ चुकी होती। तो फिर थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में एक सरप्राइज दूंगी। निशा ने उसे देखकर एक शातिर आंख मारी और फिर नहाने के लिए जड़ी बूटियां तैयार करने लगी। लावण्या नहाने के टब में बैठ गई, जो जड़ी बूटियों की महक से पूरी तरह घिरा हुआ था। उनकी खुशबू इतनी सुकून देने वाली थी कि उसे नींद आने लगी। बहुत जल्द हवा में एक मीठी सी खुशबू तैरने लगी, जिसने उसे तुरंत तरोताजा कर दिया। यह मिल्क टी की खुशबू थी। खुशबू मीठी थी, लेकिन जी मचलाने वाली बिल्कुल नहीं थी। चाय की पत्तियों की एक ताजा महक के साथ यह खुशबू बहुत ही गहरी और मधुर थी। यह सचमुच मुंह में पानी ला देने वाली थी। आखिर चल क्या रहा था? जैसे ही लावण्या को याद आया कि कुछ पल पहले निशा ने मिल्क टी के बारे में क्या कहा था, तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। क्या वह सच में अभी मिल्क टी बना रही थी? जैसे जैसे वह खुशबू पूरी जगह में फैलने लगी, लावण्या का शक और भी गहरा हो गया। यहाँ तक कि जड़ी बूटियों की तेज महक भी उस ललचाने वाली खुशबू को छिपा नहीं पा रही थी। कुछ मिनटों के बाद जड़ी बूटियों की एक और ताजा महक ने हवा को भर दिया। वह खुशबू जल्दी ही मिल्क टी की महक के साथ घुल मिल गई, उसकी मिठास को दबाते हुए और चाय की पत्तियों की खुशबू के साथ पूरी तरह से एक हो गई। लावण्या लगभग अपने मुंह से लार टपकती हुई महसूस कर सकती थी। निशु, तुम क्या कर रही हो? उसने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए पूछा। तुम थोड़ी देर में खुद ही देख लेना, निशा ने किचन से चिल्ला कर कहा। लावण्या ने जल्लाट से मुंह बनाया। यह तो सचमुच एक बहुत बड़ा टॉर्चर था। जब वह आखिरकार टब से बाहर निकली और अपने कपड़े पहने, तो इससे पहले कि वह किचन की तरफ जा पाती, निशा उसके सामने आ खड़ी हुई। निशा के हाथ में हल्के भूरे रंग के तरल से भरा कप देखकर लावण्या की आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो मेरी घर की बनी मिल्क टी है, इसे पीकर देखो। निशा ने उसे वह मिल्क टी थमा दी। लावण्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तुरंत पीछे खींच लिया और चीखते हुए बोली, नहीं, इससे मेरा वजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में उसने अपना थोड़ा वजन कम करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, और आखिरकार उसके चेहरे के नए नक्श पहले से थोड़े ज्यादा साफ दिखने लगे थे। वह चीजों को वापस वही पहुंचते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? निशा हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? फिक्र मत करो, इसे पीने के बाद तुम्हारा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सच में? लावण्या ने उस पर शक करते हुए देखा। भला ऐसी कोई मिल्क टी कैसे हो सकती है जिससे मोटापा न बढ़े? इसे पी लो। निशा ने जोर देते हुए कप जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया। लावण्या ने थोड़े बेमन से कप ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत रोमांचित थी। अपने वजन की चिंताओं को एक तरफ रख दे तो भला मिल्क टी देखकर कौन खुश नहीं होगा। उसने बहुत ही सावधानी से एक घूंट लिया। गले के नीचे उतरते ही उस ड्रिंक की नरमी और मिठास ने अचरज में उसकी आंखें फैला दी। उसने बाकी बची हुई मिल्क टी भी गटागट पी ली और उस बेहतरीन स्वाद का पूरा मजा लिया। उसने खुशी से चीखते हुए कहा, लाजवाब। हालांकि लावण्या सिंह अक्सर मिल्क टी नहीं पी सकती थी, लेकिन उसने पहले भी कई तरह की मिल्क टी चखी थी। कम से कम बाजार में मिलने वाली मशहूर मिल्क टी का स्वाद चखने से वह कभी नहीं चुकी थी।
लेकिन उसे यह मानना ही पड़ा कि निशा शर्मा ने अभी अभी उसे जो मिल्क टी दी थी वह बेहद स्वादिष्ट थी और बाजार में मिलने वाली किसी भी मिल्क टी से कम नहीं थी। दूध की मिठास चाय की हल्की खुशबू के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी, जिससे इसका स्वाद मीठा तो था लेकिन जी मिचलाने वाला नहीं था। इसके अलावा इसमें एक हल्की सी महक थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जिसने मिल्क टी के स्वाद को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा दिया था। इस ड्रिंक का टेक्सचर भी बहुत ही शानदार था। इसमें जरा सी भी कड़वाहट नहीं थी जो आपको इसका एक और घुट पीने के लिए ललचाती रहती थी। यह सचमुच बहुत ही लाजवाब है। एक और बड़ा सा घूंट भरते ही लावण्या की आंखें खुशी और अचरज से फैल गई। उसके होठों पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान तैर रही थी। कुछ और घूंट पीने के बाद वह आखिरकार रुकी और थोड़ा हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मेरा वजन नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, निशा ने उत्साह से सिर हिलाते हुए और उसे एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देते हुए कहा, इसमें जड़ी बूटियां मिलाई गई है, इसलिए यह इंसान के शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लावण्या को अचानक एहसास हुआ, इसमें जड़ी बूटियां है। कोई अचरज की बात नहीं कि इसका स्वाद इतना अलग है। तो यही वजह थी कि इसका स्वाद उन सभी मिल्क टी से बिल्कुल अलग था जो उसने आज तक पी थी। किस तरह की जड़ी बूटियां? हनीस्कल गुलदाउदी। लावण्या की आंखें और भी ज्यादा फैल गई। यह तो नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी इन जड़ी बूटियों से बनी ड्रिंक्स नहीं पी है, लेकिन उनका स्वाद तो इससे बहुत अलग होता है। बाकी बातों को एक तरफ रख दे तो भला वह गुलदाउदी के स्वाद को कैसे नहीं पहचान पाती? जाहिर है इसका स्वाद अलग होगा। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन सभी को प्रोसेस किया गया है, इसलिए इनका स्वाद बदल गया है। अपनी दूसरी जिंदगी में उस जादुई दुनिया में निशा शर्मा का गुरु एक ऐसा वैद्य था जिसकी काबिलियत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। इसलिए मरीजों का इलाज करना और दवाइयाँ बनाना उसके लिए तो बस शुरुआत थी। जादुई दुनिया में इलाज के तरीके कई महीनों में यहाँ की पारंपरिक चिकित्सा से मिलते जुलते थे, लेकिन उनमें कुछ फर्क भी था। इसके अलावा उस दुनिया के तरीके यहाँ के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरे और पूर्ण थे और निशा ने वहाँ बहुत सारे हुनर सीखे थे। कम से कम जड़ी बूटियों को मिलाने के मामले में यहाँ का कोई भी इंसान यह काम उससे बेहतर नहीं कर सकता था। इसे उसकी अपनी एक अनूठी खासियत माना जा सकता था। जब तक वह खुद किसी को अपना शागिर्द नहीं बना लेती तब तक किसी और के पास उसके जैसी काबिलियत नहीं हो सकती थी। बाकी बातों को एक तरफ रख दे तो कोई भी इंसान हनीस्कल को गुलदाउदी के साथ इस तरह नहीं मिला सकता था कि उसमें से गुलदाउदी का तेज स्वाद हावी न हो जाए। यह तो सचमुच चमत्कार है। लावण्या ने निशा को एक गहरे अचरज और मुग्ध होकर देखा। निशा ने उसके लिए जो जड़ी बूटियों वाला स्नान तैयार किया था, सिर्फ उसी का ख्याल उसे निशा की बात पर बुरी तरह से यकीन दिलाने के लिए काफी था। इसमें मौजूद मिल्क पाउडर और चीनी को भी खास तरीके से तैयार किया गया है। वे बाजार में मिलने वाले आम उत्पादों से अलग हैं, इसलिए इनमें असल कैलोरी का सिर्फ 10वां हिस्सा ही होता है। सिर्फ 10वां हिस्सा। लावण्या वो और भी ज्यादा हक्की बक्की रहेगी। हालांकि पिछले कुछ सालों में वजन कम करने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो लोग वजन कम करने की कोशिश करते थे उन्हें चीनी और कैलोरी की अपनी मात्रा को काबू में रखना पड़ता था। बेहतरीन नतीजों के लिए उनके लिए इन चीजों से दूर रहना ही सबसे अच्छा था। बेशक जरा सी चीनी का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, और अभी मिल्क टी के इस कप में इसकी आम कैलोरी का सिर्फ 10वां हिस्सा ही था, जिसका मतलब था कि उतनी ही कैलोरी पाने के लिए उसे इसके पूरे 10 कप पीने पड़ेंगे। लेकिन भला कौन एक दिन में मिल्क टी के 10 कप पीता है? आम लोगों के लिए हर कुछ दिनों में 1 कप मिल्क टी पीने से शरीर पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसलिए इस जैसी लो कैलोरी वाली मिल्क टी का 1 कप पीने का असर तो और भी कम और न के बराबर होगा। तो निशा शर्मा बिल्कुल सही कह रही थी। यह मिल्क टी इंसान को बिल्कुल भी मोटा नहीं करेगी। जो लोग मिल्क टी और मीठे के शौकीन थे वे यह जानते हुए भी कि इससे उनका वजन बढ़ेगा, इसे अक्सर पीते थे। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इस मिल्क टी से उनका वजन नहीं बढ़ेगा तो वे तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं दिन में 5 कप पीऊंगी,
लावण्या ने जोर से ऐलान करते हुए कहा। लावण्या सिंह बहुत ज्यादा उत्साहित थी। भला इस तरह की स्वादिष्ट और मोटापा न बढ़ाने वाली चीज किसे पसंद नहीं होगी, और इसका स्वाद भी तो लाजवाब था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसे 200 रुपये प्रति कप के हिसाब से बेच सकती हूँ? निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। 200 रुपये? यह तो बहुत सस्ता है। लावण्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अगर यह 200 रुपये का एक कप है तो मैं इसे रोज खरीदूंगी। लावण्या को इतना उत्साहित देखकर निशा अपना सिर पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। शायद उसने किसी गलत इंसान से सवाल पूछ लिया था। लावण्या जैसी अमीर लड़की को भला 200-300 रुपया प्रति कप से क्या ही फर्क पड़ेगा। आज की कीमतें आने वाले कुछ सालों की कीमतों से बहुत अलग थी। कुछ सालों बाद एक अच्छी मिल्क टी की कीमत कम से कम 150 रुपये होगी, और एक कप के लिए 200 या 300 रुपये चुकाना कोई असामान्य बात नहीं होगी। लेकिन आजकल कीमतें इतनी भी आसमान नहीं छू रही थी। आज एक कप मिल्क टी की कीमत सिर्फ 17 या 80 रुपये थी। तो अगर यह कप 200 रुपये में बेचा गया तो क्या यह लोगों को डरा कर भगा नहीं देगा? हालांकि निशा को खुद पर पूरा भरोसा था। बाजार पर कब्जा जमाने के लिए किसी भी चीज का अनोखा होना बहुत जरूरी था। निशा की बनाई हुई यह मिल्क टी बाजार में मौजूद बाकी सभी मिल्क टी से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा लो फैट मिल्क टी का अभी तक कोई चलन नहीं था। अगर इस तरह की मिल्क टी बाजार में उतारी गई तो यह पक्का ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। भला सेहतमंद और स्वादिष्ट मिल्क टी किसे पसंद नहीं होगी? यहाँ तक कि जिन लड़कों को मीठा पसंद नहीं था, वे भी बाजार में घूमते समय यह स्वादिष्ट मिल्क टी खरीदना और पीते हुए चलना पसंद करेंगे। आने वाले कुछ सालों में हर जगह मिल्क टी की दुकानें खुल जाएंगी। ऐसी दुकानें छोटे और दूर दराज के कस्बों में भी दिखाई देने लगेगी। निशा का निशाना मिड टू हार्ड एंड बाजार पर था, इसलिए उसने इसकी कीमत भी उसी हिसाब से तय की थी। आखिरकार अगर इतनी खास मिल्क टी की कीमत बहुत कम रखी गई तो लोगों को उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे। इसके अलावा जी सिटी एक बड़ा महानगर था। भले ही यह कुछ अन्य राज्यों और शहरों जितना समृद्ध न हो, लेकिन यहाँ के लोगों की खर्च करने की क्षमता कम नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कीमत बिल्कुल सही थी। क्या तुम कोई दुकान खोलने वाली हो? लावण्या ने आखिरकार सारी बात समझते हुए पूछा। अगर निशा ये सब सवाल पूछ रही थी तो पक्का उसके दिमाग में कोई ना कोई योजना चल रही थी। हाँ, निशा ने सिर हिलाया। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? बिल्कुल, लावण्या ने पूरे जोश के साथ सिर हिलाया। यह मिल्क टी इतनी स्वादिष्ट है और इससे मोटापा भी नहीं बढ़ता। मैं इसे पक्का खरीदूंगी। लावण्या के अलावा भी दुनिया में बहुत से मोटे लोग थे। कुछ लोग कमजोर सेहत या अन्य कारणों से मोटे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा खाने की वजह से ऐसे हुए थे। इसलिए उन्हें आमतौर पर हाई कैलोरी और ज्यादा चीनी वाला खाना पसंद होता था। मिल्क टी भी एक हाई कैलोरी वाली ड्रिंक थी, लेकिन लोगों को इसकी कैलोरी नहीं बल्कि इसका स्वाद पसंद था। अगर यही मिल्क टी लो कैलोरी वाली बन जाए तो हर कोई इसके लिए और भी ज्यादा पागल हो जाएगा। इस तरह आप चाहे इसे कितना भी पी ले, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। क्या तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहोगी? निशा की इस बात ने लावण्या को चौंका दिया। पार्टनर? हाँ, निशा ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो मिलकर एक दुकान खोलते हैं। लावण्या अभी भी थोड़ी उलझन में थी। तुम मेरे साथ मिलकर दुकान खोलना चाहती हो? हाँ, निशा ने एक बार फिर कहा। इसकी रेसिपी मेरी होगी और हम दोनों मिलकर इसमें पैसा लगाएंगे। जो भी मुनाफा होगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। लावण्या बहुत उत्सुक थी। उसने पूछा, तुम मुझे अपने पार्टनर क्यों बनाना चाहती हो? और 50-50 मुनाफा, जबकि रेसिपी तुमने बनाई है? क्योंकि तुम लावण्या सिंह हो, निशा ने साफ साफ कहा। अगर मैंने तुम्हारे साथ मिलकर दुकान खोली तो मैं बहुत सी फालतू की मुसीबतों से बच जाऊंगी। निशा की इस बेबाकी ने लावण्या को खामोश कर दिया और उसका मन थोड़ा उलझन में पड़ गया। कुछ पलों बाद उसने नजरें उठाकर कहा, मुझे इस बारे में अपने माता पिता से बात करनी होगी। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, निशा ने सिर हिलाया। अगर लावण्या उसकी पार्टनर नहीं बनना चाहती थी तो वह यह काम अकेले भी कर सकती थी। हालांकि यह सब अकेले करना बहुत बड़ी सिरदर्दी का काम था, इसलिए उसने लावण्या को अपना पार्टनर चुनना बेहतर समझा। जाहिर है, जब लावण्या सिंह ने कहा कि उसे इस बारे में सोचना होगा तो निशा शर्मा को कोई एतराज नहीं हुआ। उसने लावण्या के घर ले जाने के लिए उसे मिल्क टी के कुछ कप भी बना कर दिए। फिर उसने अपना सारा ध्यान दूसरे मामलों पर लगाना शुरू कर दिया। उस शाम निशा को
प्रशांत का फोन आया। फोन पर प्रशांत ने पूरे उत्साह के साथ अगले दिन उससे मिलने का समय तय किया। अगले दिन निशा अच्छी तरह तैयार होकर प्रशांत की एसवाई कंपनी पहुंच गई। एसवाई कंपनी शहर के बीचों बीच एक बड़ी इमारत में स्थित थी। एक ऐसी जगह जहां जमीन इतनी महंगी थी, वहां कंपनी के पास पूरी 3 मंजिलें थी, जो यह साफ दिखाता था कि वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और रईस थे। एसवाई कंपनी पूरे भारतीय मनोरंजन जगत में काफी मशहूर थी। कंपनी में 2 ए-लिस्टर सितारे, कई दूसरे और तीसरे दर्जे के कलाकार और उनसे भी ज्यादा नए और कम जाने माने चेहरे थे। हालांकि उनके पास कभी कोई टॉप का सुपरस्टार नहीं रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका बजाने वाली किसी क्वीन की तो बात ही छोड़िए। बेशक इन बातों का निशा शर्मा से कोई लेना देना नहीं था। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने और विकास करने के लिए बड़े सितारों के साथ साथ एक मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी होता है। एसवाई कंपनी हर साल कुछ ट्रेनीज को भर्ती करती थी और हाल के सालों में उन्हें इस क्षेत्र में काफी अच्छे नतीजे भी मिले थे। जब प्रशांत निशा को लेकर कंपनी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भले ही प्रशांत के पास इस वक्त कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं था, लेकिन वह एक बहुत ही दमदार और काबिलियत वाला टैलेंट एजेंट था और बहुत से लोग उसके अंडर काम करना चाहते थे। हालांकि उसके पैमाने बहुत ऊंचे थे और बहुत कम लोग ही उन पर खरे उतर पाते थे। जाहिर है, अगर किसी की काबिलियत बहुत अच्छी होती तो उसे दूसरों के साथ मुकाबला करना ही पड़ता। आखिरकार कंपनी में वह अकेला एजेंट तो था नहीं, इसलिए वह हमेशा नए चेहरों के साथ शुरुआत करना पसंद करता था। हर कोई जानता था कि उसे क्या चाहिए, इसलिए जो भी आंखें निशा को देख रही थी उनमें एक गहरी और परखने वाली नजर थी। हालांकि उसका खूबसूरत चेहरा देखने के बाद हर कोई प्रशांत के इस बर्ताव को समझ पाया। प्रशांत निशा को कंपनी के अंदर तक ले गया और रास्ते में उसे कंपनी के हालात और सुविधाओं के बारे में बताता रहा। हमारी कंपनी में एक डांस स्टूडियो और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। यहाँ की सुविधाएं बहुत ही शानदार और पूरी है। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन है और जब तुम अपना असेसमेंट पास कर लोगी तो तुम अपना डेब्यू कर सकती हो। वह कंपनी के बारे में लगातार बोले जा रहा था, लेकिन अचानक रुक गया। नमस्ते श्वेता दीदी, प्रशांत ने अपने सामने खड़ी औरत को देखकर बहुत ही अदब से सिर झुकाते हुए कहा। प्रशांत, यह कौन है? अब श्वेता कपूर ने निशा शर्मा को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसके चेहरे के भाव बहुत ही सूक्ष्म और अजीब थे, जिनमें एक अनजाना सा सदमा छिपा हुआ था। ओह, यह वह नई ट्रेनी है जिसे मैंने अभी अभी ढूंढा है। मैं बस इसे कंपनी घुमा रहा हूँ, प्रशांत ने गंभीरता से कहा। श्वेता कपूर आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई और जब उसने इस खूबसूरत सी जवान लड़की को देखा तो उसके होठों के कोनों पर तैर रही वह मुस्कान और भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी होगी। ओह, एक नई ट्रेनी, बहुत बढ़िया। उसने निशा की ओर देखकर एक बहुत ही मीठी और दयालु मुस्कान बिखेरी और अपना परिचय देते हुए बोली, नमस्ते, मैं श्वेता कपूर हूँ। नमस्ते, मैं निशा शर्मा हूँ। मैंने आपके शोज देखे हैं, आपकी एक्टिंग सचमुच बहुत कमाल की है। निशा ने उसे एक बहुत ही चमकदार मुस्कान दी और एक बहुत बड़ी फैन की तरह उत्साह से भर जाने का नाटक किया। वे दोनों ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन दोनों के दिमाग में अपने अपने अलग ही शातिर विचार चल रहे थे। धन्यवाद। श्वेता कपूर अपने लिए फैंस का वह प्यार और उत्साह देखने की आदी थी, इसलिए उसकी मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। चूंकि तुम अब कंपनी की ट्रेनी हो तो हम आज से सहकर्मी हुए। कृपया मुझे भी सलाह देनी चाहिए। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? निशा ने अपना सिर हिलाया। अब तो एक बहुत बड़ी हस्ती है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। निशा ने अपनी आंखों के कोनों से शनाया शर्मा की तरफ देखा, लेकिन मन ही मन उसने एक व्यंग्यात्मक और जहरीली मुस्कान बिखेरी। निशा के इस थोड़े डरे हुए और मासूम से रूप को देखकर श्वेता कपूर की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वैसे यह शनाया शर्मा है और यह भी कंपनी की ट्रेनी बनने वाली है। निशु, तुम दोनों भविष्य में बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो। अच्छी दोस्त? निशा शर्मा मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने प्रशांत की तरफ मुड़कर पूछा, प्रशांत भाई, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इससे पहले कि प्रशांत कुछ जवाब दे पाता, श्वेता कपूर बोल पड़ी, खैर, हम अभी डांस स्टूडियो जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी हमारे साथ चलना चाहोगे? अब जब श्वेता कपूर ने खुद ही पूछ लिया था तो प्रशांत क्या ही कर सकता था। उसने निशा की तरफ देखा, जिसने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं, उसने जवाब दिया। वे सभी एक साथ आगे बढ़े।
श्वेता कपूर और प्रशांत आगे आगे चल रहे थे और दोनों लड़कियां उनके पीछे पीछे आ रही थी। शनाया शर्मा ने निशा की तरफ देखा। उसका मन बहुत उलझन में था। क्या तुम सच में एक ट्रेनी बनने वाली हो? हाँ, निशा ने अपनी पहले वाली उसी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। मैं एक बहुत बड़ी स्टार बनकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। इन शब्दों ने शनाया की मुस्कान को वही जुमा दिया। सच में? लेकिन एक स्टार बनना इतना भी आसान नहीं है। कोई बात नहीं, निशा ने बेपरवाही से कहा। मुझे लगता है कि मैं दिखने में काफी अच्छी हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शनाया के चेहरे के भाव सख्त हो गए। हालांकि उसने जल्दी ही एक बार फिर से मुस्कुराने का नाटक किया। एक स्टार बनने के लिए अच्छी शक्ल सूरत के अलावा टैलेंट की भी जरूरत होती है। क्या तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है? टैलेंट? निशा ने बहुत ही मासूम बनने का नाटक किया। कैसा टैलेंट? गाना, डांस करना, कोई साज बजाना, या फिर एक्टिंग, गाना और डांस करना? निशा ने माथे पर सिलवट डालते हुए कहा, मैंने कभी यह सब करने की कोशिश नहीं की है। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा गा सकती हूँ या नहीं, और मैंने पहले कभी डांस भी नहीं किया है। बेशक शनाया शर्मा को अच्छी तरह पता था कि निशा का इन सब चीजों से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। निशा शर्मा को जानती थी, इसलिए उसे पता था कि निशा के पास इन सब चीजों को आजमाने का समय ही नहीं था। किसी साज को बजाना सीखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। शनाया अंदर ही अंदर बहुत तिरस्कार महसूस कर रही थी। एक खूबसूरत चेहरे के अलावा निशा के पास और था ही क्या? और वह एक स्टार बनना चाहती थी। रहने भी दो। यही सोचकर उसकी मुस्कान और भी ज्यादा सच्ची लगने लगी। कोई बात नहीं, बस एक बार ट्रेनी बन जाने के बाद कड़ी मेहनत से सीखना। ठीक है। निशा की मुस्कान भी उतनी ही सच्ची लग रही थी। जल्द ही वे डांस रूम के पास पहुंच गए। डांस स्टूडियो का दरवाजा पारदर्शी था, जिससे लोग बाहर से ही कमरे के अंदर का नजारा देख सकते थे। म्यूजिक की धुन पर थिरकते हुए उन खूबसूरत नौजवान लड़के लड़कियों को देखकर निशा ने अचरज से अपना मुंह खुला रखने का नाटक किया। यह तो कमाल का है, उसने चीखते हुए कहा। उसका यह बेवकूफाना रिएक्शन देखकर शनाया के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह लड़की सचमुच किसी गवार की तरह थी, जिसे दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं थी। यह सोचकर निशा के लिए शनाया के दिल में बैठी वह दुश्मनी और जलन थोड़ी कम हो गई। एक खूबसूरत चेहरे के अलावा भला वह और क्या दे सकती थी? एक स्टार बनना इतना आसान थोड़ी था। श्वेता कपूर भी चुपके निशा को ही देख रही थी, और जब उसने निशा का यह बढ़ा चढ़ा कर किया गया नाटक देखा तो उसने भी राहत की सांस ली। हालांकि जब उसने निशा के उस बेहद खूबसूरत और जाने पहचाने से चेहरे को देखा तो उसकी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कभी निशा को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। अगर यह चेहरा कभी स्क्रीन पर आ गया तो यह आसानी से कई लोगों का शक अपनी ओर खींच लेगा। यह सोचकर उसके दिमाग में कुछ शंकाएं जन्म लेने लगी। फिर उन सभी ने कुछ और जगहों को दौरा किया। उस दौरे के बाद निशा ने अपना बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया, बिल्कुल किसी गवार इंसान की तरह जो पहली बार शहर देखकर हैरत में पड़ गया हो। यह जगह तो बहुत बड़ी है। हाँ, एक बार जब तुम यहाँ ट्रेनी बन जाओगी तो तुम्हें अक्सर इन जगहों पर आने का मौका मिलेगा। अब अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो तुम अपना ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो। प्रशांत को निशा का पूरा भरोसा था, वह पक्का सफल होगी। श्वेता कपूर ने मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखा और पूछा, तुम और शनाया दोनों ही एक क्लास में पढ़ती हो, तो तुम्हारी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है ना? ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तुम्हें अपने माता पिता को बुलाना होगा। माता पिता से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना? निशा शर्मा बुरी तरह चौंक गई। उसे सच में इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में जब उसने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वह पहले से ही 20 साल के ऊपर की थी और अपने फैसले खुद ले सकती थी। उसे अपने माता पिता से किसी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब वह सिर्फ 17 साल की थी और 18 साल की उम्र तक वह अपने फैसले खुद नहीं ले सकती थी। क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए अपने माता पिता की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, भूमिका मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अभी बालिग नहीं हो और तुम बहुत सी चीजों का फैसला खुद नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे माता पिता का यहाँ मौजूद होना जरूरी है। निशा शर्मा ने प्रशांत की तरफ देखा, लेकिन प्रशांत खुद बहुत ही उलझन में लग रहा था। असल में तुम्हें अपने माता पिता को यहाँ बुलाने की कोई सख्त जरूरत नहीं है।
वैसे भी यह सिर्फ ट्रेनिंग का शुरुआती दौर है। प्रशांत, तुम गलत कह रहे हो। भूमिका मेहरा का चेहरा गंभीर हो गया। यह कंपनी के नियम हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। प्रशांत के चेहरे के भाव थोड़े अजीब और झेपे हुए थे। कुछ ट्रेनीज ने मशहूर होने के बाद कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह यह थी कि जब उन्होंने साइन किया था तब वे नाबालिग थे। कंपनी ने उन नाबालिगों को गुमराह करके एक गैर बराबरी वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए थे, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं हो सकता था। इस इंडस्ट्री में ऐसी चीजें सचमुच बहुत आम थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय होने वाले ट्रेनी के माता पिता का वहां मौजूद होना जरूरी था, ताकि वह मशहूर होते ही कंपनी अपना टैलेंट न खो दे। निशु, तुम घर वापस जाकर अपने माता पिता से बात कर सकती हो। उन्हें बाद में आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहना। भूमिका मेहरा ने मुस्कुराते हुए निशा शर्मा की तरफ देखा। ठीक है, निशा शर्मा ने बेमन से हामी भरते हुए कहा। हालांकि अंदर ही अंदर उसने जल्लाहट से अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बेशक वह अपने माता पिता को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए नहीं ला सकती थी। वह पहले ही उनके साथ रिश्ता तोड़ने का कागज साइन कर चुकी थी, और अगर वह मदद के लिए उनके पास गई तो यह बहुत ही अपमानजनक होगा। हालांकि अगर वह अपने माता पिता के पास नहीं गई तो वह ट्रेनी नहीं बन सकती थी। भले ही उसे ट्रेनी बनने की कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अंततः किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती थी। पहले घर वापस जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करो, और जब तुम किसी फैसले पर पहुंच जाओ तो हमें बता देना। ठीक है। प्रशांत निशा शर्मा को लेकर कंपनी से बाहर आ गया। उसके चेहरे के भाव थोड़े असहज लग रहे थे। भूमिका मेहरा कंपनी में एक बहुत ही सीनियर हस्ती थी, लेकिन आज के मामले उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। हालांकि भूमिका मेहरा कंपनी के लीडर्स में से एक थी, इसलिए भले ही वह नाराज था, लेकिन उसे यह सबब बस चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ा। फिक्र मत करो, हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वे दूसरी कंपनियों जितने सख्त नहीं है। निशा शर्मा के चेहरे पर छाई उलझन को देखकर उसने जल्दी से समझाया। यहाँ ट्रेनीज के लिए कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तुम्हारी उम्र में तुम ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए साइन करोगी, इसलिए फिक्र मत करो। ठीक है, मैं समझ गई, मैं इस बारे में सोचूंगी। निशा शर्मा ने सिर हिलाया। अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है, जाओ और अपने माता पिता से इस बारे में बात करो। प्रशांत को अलविदा कहने के बाद निशा शर्मा एसवाई एंटरटेनमेंट से बाहर निकल गई। इस बीच शनाया शर्मा अभी भी भूमिका मेहरा के ऑफिस में थी। भूमिका मेहरा अब एसवाई एंटरटेनमेंट के शेयर धारकों में से एक थी, इसलिए उसका अपना एक अलग ऑफिस था। खूबसूरत और बेहद सलीके से खड़ी शनाया शर्मा को देखकर उसका दिल नर्म हो गया। हालांकि निशा शर्मा के बारे में सोचते ही उसका मूड बदल गया। भविष्य में निशा शर्मा के ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करना, उसने चेतावनी देते हुए कहा। शनाया शर्मा एक पल के लिए सन्न रह गई। क्यों? हालांकि उसे भी निशा शर्मा पसंद नहीं थी, लेकिन वह भूमिका मेहरा की इस अचानक आई गंभीरता को लेकर थोड़ी उत्सुक थी। तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, उसे खुद को नीचे खींचने का मौका मत देना। शनाया शर्मा ने खाली नजरों से पलकें झपकाई, लेकिन सिर हिलाते हुए बोली। ठीक है, मैं समझ गई। वह अंदर ही अंदर थोड़ी खुश थी। तो इसका मतलब निशा शर्मा हर किसी की चहेती नहीं थी। शनाया शर्मा के जाने के बाद भूमिका मेहरा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि निशा शर्मा वहां अचानक सामने आ जाएगी। हालांकि उसके जैसे दिखने वाली बहुत सी लड़कियां थी, लेकिन वह निशा शर्मा जितनी बेमिसाल और खूबसूरत नहीं थी। अगर उसने सच में अपना डेब्यू कर लिया तो वह आसानी से पहचानी जाएगी। यह सोचकर भूमिका मेहरा ने एक फैसला कर लिया। इस बीच निशा शर्मा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मौजूदगी ने भूमिका मेहरा की रातों की नींद उड़ा दी थी। उसे अभी अभी लावण्या सिंह का फोन आया था, जिसने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया था। सिंह परिवार का घर एक बहुत ही पोश और सुरक्षित इलाके में स्थित था। तीनों लोगों का यह परिवार एक शानदार 2 मंजिला स्वतंत्र विला में रहता था। अपनी पहचान की पुष्टि कराने के बाद निशा शर्मा ने सफलतापूर्वक उस इलाके में प्रवेश किया। जब वह विला की ओर चल रही थी तो उसने कुछ लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे आदमियों को बाहर आते देखा। ये आदमी दिखने में बहुत खूंखार लग रहे थे। ये वो लोग नहीं थे जिनसे आप पंगा लेना चाहेंगे। दरवाजा पूरा खुला हुआ था। एक लंबी औरत दरवाजे पर खड़ी थी और इत्तेफाक से उसने निशा शर्मा को देख लिया।
निशा शर्मा को देखते ही उस औरत की आंखें खुशी से चमक उठी। तुम निशा शर्मा हो, है ना? हाँ, मैं निशा शर्मा हूँ। जैसे ही निशा शर्मा ने सिर हिलाया, वह औरत तेजी से आगे बढ़ी और उसने निशा का हाथ पकड़ लिया। मैं लावण्या सिंह की माँ हूँ, तुम मुझे सुमित्रा आंटी कह सकती हो। उसने मुस्कुराते हुए निशा शर्मा की तरफ देखा और बोली, ओह, तुम कितनी प्यारी हो सुमित्रा आंटी। यह पहली बार था जब निशा शर्मा ने अपने से बड़ी उम्र के किसी इंसान को उसे देखकर इतना ज्यादा उत्साहित होते देखा था। उसे तो लगभग समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसा बर्ताव करे। लावण्या सिंह घर पर है ना? हाँ, अंदर आओ, अंदर आओ। सुमित्रा आंटी तुरंत उसे अंदर ले गई। सिंह परिवार का विला बहुत बड़ा था, लेकिन निशा शर्मा यह देखकर हैरान थी कि अंदर की सजावट वैसी नहीं थी जैसी उसने एक डॉन के घर की कल्पना की थी। अंदर की सजावट बहुत ही सलीके से की गई थी और वह जगह बिल्कुल एक प्यारे से घर जैसी लग रही थी। यह साफ था कि किसी ने इसे सजाने में बहुत दिल लगाया था। आओ यहाँ बैठो। सुमित्रा आंटी उसे सोफे तक ले गई और मुस्कुराते हुए आगे बोली, यही रुको, मैं लावी को बुलाती हूँ। फिर वह मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाई, लावी, तुम्हारा क्लासमेट आई है। इस बात ने निशा शर्मा को बहुत चौंका दिया। जहाँ सुमित्रा आंटी दिखने में बहुत ही शांत और कोमल लग रही थी, वही उनके इस बर्ताव ने निशा शर्मा की उनके प्रति धारणा को पूरी तरह बदल दिया। हाँ बिल्कुल, जो औरत लावण्या सिंह जैसी धाकड़ बेटी को पाल सकती है, वह भला इतनी नाजुक कैसे हो सकती है? इसके अलावा वह एक बाहुबली की पत्नी थी। भले ही उस बाहुबली ने बहुत पहले ही अपना वह काम छोड़ दिया था। आई, मैं आ गई, लावण्या सिंह ने ऊपर से जवाब दिया और भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। निशु, लावण्या सिंह खुशी से उछलते हुए आई और उसने निशा शर्मा को कसकर गले लगा लिया। मेरे माता पिता मान गए, हम एक साथ मिलकर दुकान खोल सकते हैं। लावण्या सिंह इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि उसने निशा शर्मा का लगभग दम ही घोंट दिया था। प्लीज इतना ज्यादा उत्साहित मत हो, निशा शर्मा ने कहा और जल्दी से उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मुझे आराम से बताओ। तभी पास ही में किसी का खांसने की आवाज आई। निशा शर्मा पीछे मुड़ी और उसने एक बहुत ही रौबदार और खौफनाक हुलिये वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। वह आदमी लगभग 40 साल का था, जो एक आदमी के लिए सबसे बेहतरीन उम्र होती है। वह दिखने में भी काफी हैंडसम था। उसके चेहरे के नैन नक्श लावण्या सिंह से मिलते जुलते थे और उसके आसपास एक बहुत ही दमदार और भारी आभा थी। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वह एक बहुत ही रसूखदार इंसान था। लावी, बाहुबली बलवंत सिंह ने गंभीरता से देखा। तमीज से बात करो। लावण्या सिंह ने उन्हें देखकर एक बेवकूफाना सी मुस्कान दी और एक तरफ जाकर बैठ गई। सुमित्रा आंटी एक प्लेट लेकर बाहर आई, जिसमें केक और पीने के लिए कुछ चीजें थी, और जिद करते हुए बोली, चलो पहले कुछ पी लो। लावण्या सिंह ने घूरते हुए अपनी माँ पर इल्जाम लगाया, माँ, आप फिर से केक खा रही हैं। सुमित्रा आंटी ने धीरे से खांसा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सा भाव था। यह किसी ने तोहफे में दिया था, मैं इसे ऐसे ही मना तो नहीं कर सकती थी ना। लावण्या सिंह ने नाखुशी से उनकी तरफ देखा। उसकी उस नजर का बस एक ही मतलब था, हाँ हाँ ठीक है, अपनी ये झूठी कहानियां बनाते रहो। अपनी बेटी के इल्जामों का सामना करते हुए सुमित्रा आंटी ने मासूमियत से पलकें झपकाई और तुरंत बात का रुख पलट दिया। अरे, तुम्हारी क्लासमेट यहाँ है, चलो ऐसी उदास करने वाली बातें नहीं करते हैं। फिर उन्होंने निशा शर्मा को मिल्क टी का एक कप थमा दिया। लो, मेरी बनाई हुई रेसिपी चक्कर देखो, मुझे भी एक चाहिए। लावण्या सिंह ने नाखुशी से कहा, तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुम डाइट पर नहीं हो? तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। सुमित्रा आंटी ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ मना कर दिया। लावण्या की बोलती बंद हो गई। वह पक्का उसकी सगी माँ ही थी। अपनी बेटी को मना करने के बाद सुमित्रा आंटी ने केक निशा के सामने रख दिया। आओ रियो, केक खाकर देखो, इस बेकरी की चीजें बहुत स्वादिष्ट होती हैं। जब उन्होंने स्वादिष्ट कहा तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। निशा के होठों के कोने फड़फड़ाए। उसे ऐसा लगा मानो सुमित्रा आंटी जबरदस्ती उसे ठूस ठूस कर खिलाने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं सुमित्रा आंटी, मैं खुद खा सकती हूँ। माँ, उसे खाना आता है। लावण्या ने हार मानते हुए अपना सिर पकड़ लिया। वह जानती थी कि जब निशा घर आएगी तो उसका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। वह कर भी क्या सकती थी। सुमित्रा आंटी बाहरी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। उनका उत्साह सीधे तौर पर
सामने वाले इंसान की शक्ल सूरत से जुड़ा होता था। अगर कोई इंसान दिखने में साधारण होता तो वह उसके साथ बदतमीजी तो नहीं करती, लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई खास उत्साह भी नहीं दिखाती। उनके बगल में बैठे बाहुबली बलवंत सिंह ने आखिरकार कहा, सुमित्रा बस करो, चलो पहले काम की बात कर लेते हैं। सुमित्रा आंटी ने बाप बेटी की इस जोड़ी को देखकर अपनी आंखें घुमाई। निशु कितनी दुबली पतली है, वह तुम जैसी नहीं है। लावण्या बस खामोशी से अपनी माँ को घूरती रही। यह दिल तोड़ने वाला था। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, चलो पहले केक खाते हैं। सुमित्रा आंटी एक बार फिर निशा की तरफ मुड़ी। तुम बहुत दुबली हो, तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। निशा ने उनके इस बेतहाशा उत्साह से लगभग दबने ही वाली थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, सुमित्रा आंटी मैं खुद ले लूंगी। सच कहूँ तो मुझे भी ज्यादा भूख नहीं है। चलिए पहले काम की बात कर लेते हैं। चलो खाते खाते बात करते हैं, सुमित्रा आंटी ने जवाब दिया। निशा के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। निशा के केक के कुछ टुकड़े खाने और आधा कप मिल्क टी पीने के बाद बाहुबली बलवंत सिंह ने आखिरकार फिर से बात शुरू की। यह वाली मिल्क टी और जो तुमने बनाई थी, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन सी बेहतर है? निशा मुस्कुराई। सुमित्रा आंटी की रेसिपी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मेरी वाली का स्वाद ज्यादा बेहतर है। चूंकि वह यहाँ काम की बात करने आई थी, इसलिए उसने अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहा। मेरी मिल्क टी बाजार में बिकने वाली मिल्क टी से बिल्कुल अलग है। इसकी एक खास रेसिपी है, इसका स्वाद बेहतर है और इसमें कैलोरी भी बहुत कम है। उसके इस आत्मविश्वास को देखकर बलवंत सिंह के मन में उसके लिए थोड़ी तारीफ पैदा हुई। कल रात जब लावण्या घर आई थी तो वह भी अपने साथ मिल्क टी के कुछ कप लेकर आई थी। उन्होंने सोचा था कि वह बस कोई साधारण सी मिल्क टी होगी, इसलिए उन्होंने उससे कुछ खास उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा लावण्या ने उन्हें वह सब भी बता दिया था जो निशा ने उनसे कहा था। जब उन्होंने सुना कि निशा लावण्या के साथ मिलकर एक दुकान खोलना चाहती है, तो बलवंत सिंह का पहला ख्याल उसके इरादों पर शक करने का ही था। लावण्या की पहचान और रुतबे के बारे में जानने के बाद बहुत से लोगों ने उसके करीब आने की कोशिश की थी और बलवंत सिंह इन शातिर लोगों से निपटने में कभी कमजोर नहीं पड़े थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि निशा इतनी बेबाक और खुले विचारों वाली होगी, और उसने लावण्या का वजन कम करने में मदद भी की थी। लावण्या के वजन कम करने की चुनौती उनके पूरे परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई थी, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश असरदार साबित नहीं हुई थी। लेकिन निशा के साथ रहने के कुछ ही दिनों के बाद लावण्या में आए बदलावों को साफ तौर पर देखा जा सकता था। उसने कुछ ही दिनों में लगभग 5 किलो वजन कम कर लिया था। हालांकि इसका असर लावण्या के शुरुआती बहुत ज्यादा वजन की वजह से भी इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी इसने निशा की काबिलियत को साबित कर दिया था। यही वजह थी कि बलवंत सिंह ने निशा को अपने घर पर बुलाया था। अब जब वह उससे मिल चुके थे तो उन्हें एहसास हुआ कि निशा के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत कच्ची थी। उसकी खूबसूरती को एक तरफ रख दे तो भी उसका वह आत्मविश्वास से भरा और बेबाक रवैया ही बलवंत सिंह को उसे अहमियत देने के लिए काफी था। बाहुबली बलवंत सिंह ने अपने आदमियों से यह जांचने के लिए कहा था कि क्या निशा शर्मा के दावे के अनुसार ये मिल्क टी सच में कम कैलोरी वाली थी या नहीं। नतीजों ने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि निशा शर्मा बिल्कुल सही थी। इसलिए उन्होंने निशा को अपने घर बुलाया था। मुझे यकीन है कि आपने कल लाई गई मिल्क टी की जांच करवा ली होगी। निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए बाहुबली बलवंत सिंह की तरफ देखा। हाँ, बाहुबली बलवंत सिंह ने सिर हिलाया। ये मिल्क टी सच में कम कैलोरी वाली है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन्हें कैसे बनाया जाता है? भले ही उन्हें मिल्क टी के बारे में ज्यादा न पता हो, लेकिन भला कौन नहीं जानता था कि मिल्क टी में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। लावी ने शायद आपको पहले ही बता दिया होगा कि इसमें बहुत सी जड़ी बूटियां मिलाई गई है। बाहुबली बलवंत सिंह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। सिर्फ जड़ी बूटियां मिलाने से? लेकिन इसमें तो कोई दवाई जैसा स्वाद नहीं है। यही तो गुप्त रेसिपी है। निशा शर्मा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा। अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो मैं आपको वह रेसिपी दिखा दूंगी। बेशक अगर वे साथ मिलकर काम नहीं करते तो वह रेसिपी दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बाहुबली बलवंत सिंह यह बात समझ गए। फिर उन्होंने पूछा, मैंने लावी से सुना है कि तुम सिर्फ 50% हिस्सेदारी चाहती हो। हाँ, निशा शर्मा ने सिर हिलाया। आखिरकार मैं अभी सिर्फ एक छात्रा हूँ और मेरे पास आमतौर पर करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करते भी है तो भी मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी।
50% हिस्सेदारी को मेरी इस रेसिपी का मुनाफा माना जा सकता है। बाहुबली बलवंत सिंह की नजर बहुत गहरी और समझने में मुश्किल थी। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि एक बार जब हम पैसे कमा लेंगे तो हम तुम्हें बाहर निकाल फेंकेंगे? पापा, उनके बगल में बैठी लावण्या सिंह नाखुश लग रही थी। हैरानी की बात थी कि निशा शर्मा यह सुनकर हंस पड़ी। ऐसा लगता है कि अंकल को इस बिजनेस पर पूरा भरोसा है और उन्हें लगता है कि इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। वह बहुत ही चमकती हुई मुस्कान के साथ बोली, अगर हमारी यह पार्टनरशिप सच में टूट भी गई तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरकार अगर मेरे पास यह रेसिपी है तो जाहिर है मैं ऐसे और भी कई फॉर्मूले बना सकती हूँ। ओह, बाहुबली बलवंत सिंह की आंखें चमक उठी। तो तुम्हारे पास ऐसे और भी आइडिया है? बिल्कुल, आपने लवी से मेरी कहानी तो सुनी ही होगी। मुझे यकीन है कि मेरी चिकित्सा की काबिलियत काफी अच्छी है। ये मिल्क टी तो बस एक शुरुआत है, ताकि इन्हें पीने के बाद लोगों का वजन न बढ़े। इसके बाद मैं एक ऐसी मिल्क टी बाजार में लाऊंगी जिसे पीने के बाद लोगों को अपना वजन कम करने में मदद मिलेगी। इन शब्दों ने सिंह परिवार के हर सदस्य की आंखें हैरत से फैला दी। वजन कम करने वाली मिल्क टी? क्या वह कोई मजाक कर रही थी? मिल्क टी तो हमेशा मोटापा ही बढ़ाती है, भला यह लोगों का वजन कैसे कम कर सकती है? निशा शर्मा की मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने आगे कहा, बेशक, चूंकि मैंने यह बात कहने की हिम्मत की है तो मैं इसे लेकर बुरी तरह से आश्वस्त हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी थी जो उसने नहीं कही थी। मिल्क टी बेचना तो बस शुरुआत में कुछ पूंजी जमा करने का एक जरिया था। भविष्य के लिए उसके पास और भी बहुत सारे शानदार आइडिया और योजनाएं थी। बाहुबली बलवंत सिंह ने कुछ देर तक एक बहुत ही गहरी और तेज नजर से निशा शर्मा को घूरा और फिर अचानक मुस्कुरा पड़े। वाह, जवान होने का जोश सचमुच कमाल का होता है। उन्होंने अपने आदमियों से निशा शर्मा के बैकग्राउंड की जांच करवाई थी और यह साफ था कि वह एक गरीब बच्ची थी जिसे उसके माता पिता भी प्यार नहीं करते थे। भला उसके पास ऐसा टैलेंट कैसे हो सकता है? लेकिन वह यह भी समझते थे कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आम समझ से नहीं समझाया जा सकता। जब तक निशा शर्मा के दिल में कोई खोट नहीं था और वह लावण्या सिंह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी, तब तक उन्हें हर बात जानने की कोई जरूरत नहीं थी। वे हंसने लगे और आगे बोले, बहुत बढ़िया, अब हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। निशा शर्मा अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। ठीक है, तो फिर मुझे आपकी मदद लेनी होगी अंकल। बगल में बैठी लावण्या सिंह, जो इस छोटी सी बातचीत के बाद इतनी जल्दी फैसला होते हुए देख रही थी, खुद को हक्का बक्का होने से नहीं रोक पाई। क्या यह सब इतनी आसानी से तय हो गया? सुमित्रा आंटी ने अपनी बेटी की तरफ एक तिरस्कार भरी नजर डाली और फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए बोली, चूंकि हम सब यहाँ इतने खुश हैं तो आज मैं खाना बनाऊंगी। चलो इसका अच्छे से जश्न मनाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा आंटी, आपके हाथ का बना खाना पक्का बहुत लाजवाब होगा। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? सुमित्रा आंटी के चेहरे पर एक कान से दूसरे कान तक चौड़ी मुस्कान फैल गई। भविष्य में यहाँ अक्सर आती रहना, आंटी को तुम्हारे जैसी होनहार लड़कियां बहुत पसंद है। वाह, तो आखिरकार निशा शर्मा और सिंह परिवार के बीच एक शानदार डील पक्की हो गई है। यह वजन कम करने वाली मिल्क टी पक्का पूरे बाजार में तहलका मचा देगी। खाने की मेज पर सुमित्रा आंटी ने इतने उत्साह के साथ निशा शर्मा को खाना परोसा कि निशा लगभग उस प्यार के बोझ तले दब सी गई। खाना खाने के बाद उन्होंने दुकान खोलने के मामले पर अपनी चर्चा पूरी की। शुरुआती दौर में वे एक ही दुकान खोलेंगे और अगर बिजनेस अच्छा चला तो वे इसका विस्तार करेंगे। हालांकि इस बिजनेस में निशा शर्मा और लावण्या सिंह की साझेदारी थी, लेकिन असल में सारी चीजों की देखरेख सुमित्रा आंटी और बाहुबली बलवंत सिंह ही करने वाले थे और जो भी मुनाफा होता वह लावण्या सिंह और निशा शर्मा को मिलता। आखिरकार लावण्या और निशा अभी भी छात्राएं थी, उनके पास इस तरह की चीजों में उलझने का समय नहीं था। मुनाफे का 50% हिस्सा पाने में निशा को जरा भी अपराध बोध महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार यह मिल्क टी की दुकान पूरी तरह से उसकी उस अनोखी रेसिपी पर ही टिकी थी और भविष्य में भी वह ऐसे कई और नए फॉर्मूले लाने वाली थी। जहाँ तक लावण्या सिंह की बात थी, वह अपने माता पिता की एक लौती संतान थी, इसलिए उसे यह पैसा देना बिल्कुल ठीक था। असल में सिंह परिवार के लिए
यह बस लावण्या की पॉकेट मनी से खोली गई एक छोटी सी दुकान थी और इसका सारा मुनाफा उसी का था। भले ही लावण्या बहुत छोटी थी और उसके पास परिवार का बहुत पैसा था, लेकिन भला कौन और ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहेगा। उन्होंने निशा शर्मा को अपने घर इसलिए बुलाया था ताकि वे देख सके कि वह असल में कैसी लड़की है। अब जब उन्हें यकीन हो गया था कि निशा से कोई खतरा नहीं है, तो वे अपनी बेटी को उससे दोस्ती करने से नहीं रोकेंगे। वैसे भी लावण्या की अपनी उम्र की बहुत कम अच्छी दोस्त थी। हालांकि स्कूल में उसके आसपास चमचों की एक पूरी फौज रहती थी, लेकिन सच्ची दोस्ती की बात कुछ और ही होती है। और निशा शर्मा पहली दोस्त थी जिसे लावण्या ने कभी अपने घर बुलाया था, इसलिए वे उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहते थे। इसके अलावा अपने सालों के तजुर्बे से वे साफ देख सकते थे कि निशा शर्मा का भविष्य बहुत ही शानदार और असाधारण होने वाला था। ऐसे लोगों से दोस्ती करना लावण्या के लिए अच्छा ही था, इसलिए सिंह परिवार बहुत ही उत्साह और गर्मजोशी से भरा हुआ था। जब निशा जाने वाली थी तो बाहुबली बलवंत सिंह चाहते थे कि कोई उसे घर तक छोड़ आए, लेकिन निशा ने मना कर दिया। दोनों घर एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे और निशा रास्ते में पड़ने वाली कुछ दुकानों को देखना चाहती थी। हालांकि आगे चलकर उसे इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह बुरी तरह से इससे हाथ भी नहीं खींचने वाली थी। इस बात पर बाहुबली बलवंत सिंह और सुमित्रा आंटी ने कोई जिद नहीं की और बस उसे बाहर तक छोड़ने आ गए। निशा शर्मा के जाने के बाद बाहुबली बलवंत सिंह अपनी बेटी की तरफ मुड़े। भविष्य में उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना और उससे कुछ सीखना। लावण्या अपने पिता की इस सलाह पर बहुत ही उलझन में पड़ गई। वह थोड़ी खुश भी थी और थोड़ी परेशान भी। यह अच्छी बात थी कि उसके पिता ने उसकी दोस्त को मंजूरी दे दी थी। हालांकि उसे लगा कि निशा शर्मा के उसके घर आने के बाद उसके परिवार में उसकी अपनी अहमियत अचानक गिर गई थी। उसकी माँ के साथ बात हमेशा सिर्फ बाहरी शक्ल सूरत की ही होती थी, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसके पिता भी निशा शर्मा को इतनी अहमियत दे रहे थे जिसने उसके मन में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। हम आमतौर पर तुम्हारी दोस्तियों में दखल नहीं देते, लेकिन इस लड़की के साथ जो हुआ वैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों ने लावण्या को अचानक गहरे सदमे में नजरें उठाने पर मजबूर कर दिया। ओह, उन्हें यश वर्मा के बारे में पता था। तुम्हें बड़ी हो गई हो और तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच फर्क करना सीखना चाहिए। बलवंत सिंह ने अपनी बेटी के कंधे थपथपाए। और हम ज्यादा भाषण देंगे तो तुम चिढ़ जाओगी, इसलिए बस इस बारे में खुद ही सोचना। अपने पिता की बातों ने लावण्या को काफी देर तक खामोश कर दिया और उसका दिमाग कई तरह के ख्यालों से भर गया। निशा शर्मा को इस पूरी घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। घर लौटने पर उसने नई मिल्क टी पर काम करना शुरू कर दिया। जब वह सोमवार को स्कूल पहुंची तो उसने लावण्या सिंह को पूरे उत्साह के साथ अपनी तरफ भागते हुए देखा। निशु! लावण्या की उस चमकदार मुस्कान को देखकर निशा थोड़ी उलझन में पड़ गई। क्या कुछ हुआ था? लावण्या से अलग होने के बाद निशा अपनी क्लास में चली गई। हालांकि उसने पाया कि बाकी छात्रों का रवैया भी थोड़ा अजीब लग रहा था।